एक्यूट रीनल फेलियर मतलब एक क्लिनिकल सिंड्रोम है जिसमें एब्रप्ट डिटेरियोरेशन होता है रीनल फंक्शन का, जिसमें यूजुअली बट नॉट इनवेरिएबली रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं लीवर में, या डिस्ट्रक्शन होता है जिसके वजह से नाइट्रोजनस वेस्ट और बाकी के वेस्ट प्रोडक्ट्स का एक्सक्रीशन जो होता है वो कम हो जाता है और रिटेंशन ज़्यादा हो जाता है। AKI का डेफिनेशन क्या है? It is characterized by increase of serum creatinine by 0.3 mg per dl by 0.3 mg per dl in 48 hours। 48 hours के अंदर 0.3 mg per dl जितना सीरम क्रिएटिनिन इंक्रीज होगा, और an increase to 1.5 times the presumed baseline value that is known to have occurred in prior 7 days। मतलब जो बेस लाइन वैल्यू है उससे 1.5 टाइम्स ज़्यादा बढ़ेगा क्रिएटिनिन लेवल 7 दिन में। एंड डिक्रीज इन यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट 3 ml/kg से कम हो जाएगा 6 घंटे में। अभी राइफल क्राइटेरिया मतलब रिस्क, इंजरी, फेलियर, देन लॉस एंड स्टेज किडनी डिसीज। सो रिस्क में इंक्रीज होगा क्रिएटिनिन 1.5 टाइम्स इन 48 आवर्स, यूरिन आउटपुट लेस देन 0.5 ml/kg/hour इन 6 आवर्स। इंजरी स्टेज 2, सीरम क्रिएटिनिन इंक्रीज होगा 2 to 3 टाइम्स एंड यूरिन आउटपुट लेस देन 0.5 ml/kg/hour 12 आवर्स में। फेलियर स्टेज, इंक्रीज सीरम क्रिएटिनिन बाय 3 टाइम्स ऑफ सीरम क्रिएटिनिन जो नॉर्मल था उससे 3 टाइम्स बढ़ गया है। रिस्क में 1.5 टाइम्स बढ़ा था, इंजरी में 2 to 3 टाइम्स एंड फेलियर में 3 टाइम्स बढ़ा है। एंड यूरिन आउटपुट 0.5 ml/kg/hour 6 आवर्स में इतना कम हुआ था यूरिन आउटपुट। सेम उतना ही यूरिन आउटपुट कम हुआ 12 आवर्स में। अब यूरिन आउटपुट 0.3 ml से भी कम हो गया है ml/kg/hour 24 आवर्स में। और एन्यूरिया मतलब यूरिन ही नहीं आ रहा 12 आवर्स के बाद। फेलियर इनिशिएशन मतलब फेलियर स्टेज जो था हमारा उसमें अब रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी को इनिशिएट कर देना है। लॉस में परसिस्टेंट AKI, एक्यूट किडनी इंजरी, कंप्लीट लॉस ऑफ रीनल फंक्शन का लॉस हो जाएगा 4 वीक्स से ज़्यादा हो जाए तो, और एंड स्टेज किडनी डिसीज़ में 3 मंथ्स से ज़्यादा, परसिस्टेंट रीनल फेलियर फॉर 3 मंथ्स। क्राइटेरिया शोज इंक्रीज ऑफ किडनी डैमेज। देन ये एक्यूट किडनी डिसीज़ इंजरी का नेटवर्क क्लासिफिकेशन है, इसमें 3 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 में राइफल क्राइटेरिया होगा विद एडिशन ऑफ इंक्रीज इन सीरम क्रिएटिनिन बाय 0.3 mg/dl विद इन 48 आवर्स। एंड स्टेज 2 में सेम एज इंजरी एंड फेलियर, इंजरी और फेलियर स्टेज थे जो यहाँ पे उससे सेम होगा ये स्टेज 2 और स्टेज 3, इंजरी एंड फेलियर स्टेज 2 to 3 टाइम्स बढ़ेगा, 3 टाइम्स बढ़ेगा, देन 0.5 ml से कम हो जाएगा 12 आवर्स में, 0.3 ml/kg/hour से कम हो जाएगा 24 आवर्स में, एन्यूरिया फॉर 12 आवर्स, और इसमें रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी चाहिए होगी। नाउ इडियोपैथोजेनेसिस, प्री रीनल, रीनल एंड पोस्ट रीनल। प्री रीनल में हाइपोवॉलेमिया होगा या हाइपोपरफ्यूजन होगा। सिस्टमिक में हाइपोवॉलेमिया, डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट बिकॉज ऑफ हार्ट फेलियर या फिर सेप्टिक शॉक के वजह से, एंड इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम, क्रोनिक हार्ट फेलियर एंड लीवर फेलियर। एंड लोकल में रीनल वेसल में ही कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया होगा या इम्पेयरमेंट हो गई होगी रीनल ऑटो रेगुलेशन में। रीनल इन मतलब रीनल के अंदर, किडनी के अंदर ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल डिसीज़ जिसमें इश्केमिया हो जाएगा या तो लीवर का, या तो उसमें सेप्सिस, या तो नेफ्रोटॉक्सिन्स बहुत बढ़ जाएंगे। वैस्कुलर डिसीज़ जैसे कि उसमें वैस्कुलाइटिस हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बाउमाइंस कैप्सूल पर डिपॉजिट हो जाते हैं, उसके वजह से ये जो मेम्ब्रेन है ये पोरस हो जाती है और यहाँ से प्रोटीन्स लीक करना स्टार्ट कर देते हैं और धीरे धीरे ये मेम्ब्रेन डिस्ट्रक्ट हो जाती है। तो पोस्ट रीनल में, पोस्ट रीनल के बाद क्या आता है, या तो इनलार्ज प्रोस्टेट के वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा,
एनलार्ज प्रोस्टेट की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, या तो यूरेथ्रा में स्टिनोसिस हो जाएगा, ट्यूमर स्टोन्स वहाँ पे बैठ जाएंगे, सर्विक्स का कैंसर हो जाएगा, स्ट्रिक्चर हो जाएगा, फाइब्रोसिस हो जाएगा। फाइमोसिस यानी जो पीनिस के जो ऊपर की लेयर होती है वो उसमें वो स्टीनोज हो जाती है वहाँ पे। देन कंजेनाइटल वाल्व्स, न्यूरोजेनिक ब्लैडर, इंट्रारीनल ऑब्स्ट्रक्शन में यूरिक एसिड क्रिस्टल्स अगर बैठ जाए किडनी में तब पोस्ट्रीनल यूरेटर में या फिर कहीं। नाउ क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले अगर यूरेमिया होगा तो यूरेमिया के वजह से एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, इंटेलेक्चुअल क्लाउडिंग, क्योंकि ब्रेन में भी यूरेमिया हो जाएगा तो टॉक्सिक इफेक्ट आएगा ब्रेन पे, ड्राउजीनेस, फिट्स, कोमा, प्रूराइटस, हेमरेजिक एपिसोड्स, डिस्निया हो जाएगा फ्लूइड ओवरलोड की वजह से। देन फिजिकल फाइंडिंग्स में एस्टेरिक्सिस देखने मिलेगा, मतलब फ्लैपिंग ट्रेमर बॉडी का। मायोक्लोनस में मसल जर्क देखने मिलेगा, पेरिकार्डियल रब देखने मिलेगा, एविडेंस ऑफ फ्लूइड ओवरलोड इन द फॉर्म ऑफ इडीमा देखने मिलेगा। जुगुलर वेनस प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, क्रेपिटेशंस भी इंक्रीज हो जाएंगे। प्री रीनल डिसऑर्डर के वजह से क्या क्या सिम्टम्स आते हैं? एक तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है बिकॉज हाइपोवॉलेमिया, या तो फिर रीनल ऑब्स्ट्रक्शन है, या तो कार्डियक आउटपुट कम है, या तो मतलब सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम ही कम हो गया है तो बीपी लो हो जाता है, टैकीकार्डिया हो जाता है, पेरिफेरल परफ्यूजन भी बहुत पुअर हो जाता है, प्लस यूरिन आउटपुट भी कम हो जाता है बिकॉज ब्लड तो कम ही आ रहा है तो यूरिन आउटपुट भी कम होगा, फिल्ट्रेशन ही कम होगा। ARF ड्यू टू रीनल कॉजेज में 3 फेजेस है, ओलिग्यूरिक फेज, मेंटेनेंस फेज एंड डायूरेटिक फेज। ओलिग्यूरिक फेज फर्स्ट 10 to 14 डेज के लिए होता है जिसमें फ्लूइड ओवरलोड होता है। फ्लूइड ओवरलोड की वजह से क्या होगा? इंक्रीज जुगुलर वीनस प्रेशर, इडीमा, एसाइटिस, पल्मोनरी इडीमा, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है वो इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज फ्लूइड बहुत ज़्यादा जमा हो रहा है बॉडी में इस फेज़ में। अभी मेंटेनेंस फेज़ में क्या होगा? यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा 40 से 400 ml पर डे, एंड सॉल्ट और वाटर का ओवरलोड होगा। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल और बढ़ेगा, हाइपर कैलीमिया हो जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और बहुत सारे यूरेमिया के फीचर्स आएंगे। फिर डायूरेटिक फेज आएगा जिसमें यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। इसमें पॉलीयूरिया होगा 3 लीटर पर डे। इसमें पॉलीयूरिया होगा उसकी वजह से सोडियम, पोटेशियम, वाटर सबका लॉस होगा और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से जो सिम्टम्स आएंगे, प्रोटीन यूरिया, हिमैटूरिया, बिकॉज मेम्ब्रेन का डिस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पे, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बैठ गए तो हाइपरटेंशन। ड्रग इंड्यूस्ड होगा तो रैश आएगी, आर्थ्रेल्जिया होगा, फीवर होगा। पोस्ट्रीनल कॉज होगा तो लॉइन में पेन होगा बिकॉज ऑब्स्ट्रक्शन है नीचे, तो सारा फ्लूइड ऊपर जमा होगा, देयरफॉर पेन होगा लॉइन में, रीनल कोलिक होगा, प्रोस्टेटिज्म एंड डिफिकल्ट मिक्सचुरेशन एंड हिमैचूरिया। इन्वेस्टिगेशन में सीरम क्रिएटिनिन देखेंगे, बढ़ जाएगा। अदर बायोकेमिकल फाइंडिंग्स में हाइपर कैलेमिया, दैट इज पोटेशियम इंक्रीज हो जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम डिक्रीज, मतलब फॉस्फेट भी इंक्रीज हो जाएगा और यूरिया भी इंक्रीज हो जाएगा। यूरिन एनालिसिस करेंगे तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में प्रोटीन यूरिया और रेड सेल कास्ट दिखेंगे बिकॉज जो मेम्ब्रेन है वो डिस्ट्रक्ट हो गई है, वहाँ से ब्लड भी निकलेगा और प्रोटीन्स भी निकलेंगे। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में थोड़ा सा प्रोटीन यूरिया होगा, माइल्ड प्रोटीन यूरिया, प्लस एपिथेलियल सेल्स भी देखने मिलेंगे क्योंकि ट्यूब्यूल्स का नेक्रोसिस हो रहा है तो वहाँ से जो ट्यूब्यूल की वॉल जिस मेम्ब्रेन से बनी है वो मेम्ब्रेन एपिथेलियल सेल्स जो है वो शेड ऑफ हो रहे हैं और वो शेड ऑफ होके निकलेंगे यूरिन में। प्लस कोर्सली ग्रैनुलर कास्ट देखने मिलेंगे। एलर्जिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, इसमें वाइट सेल्स देखने मिलेंगे, दैट इज WBCs, रेड ब्लड सेल्स एंड इओसिनोफिल्स। एक्यूट ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, इसमें प्रोटीन यूरिया, ग्लाइकोज यूरिया, अमीनो एसिड यूरिया एंड पोटेशियम वास्टिन। ECG देखेंगे अगर पोटेशियम इंक्रीज हो गया हो, चेस्ट एक्सरे करेंगे इडिमा, प्लूरल इफ्यूजन के लिए। फिर बाकी का तो रीनल बायोप्सी करेंगे अगर रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है तो, रीनल इमेजिंग, प्लेन एक्सरे, एब्डोमेन USG का। फिर FENA देखेंगे, फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम,
इसमें परसेंटेज जो होता है फिल्टर्ड सोडियम कितना एक्सक्रीट हो रहा है यूरिन में वो देखने मिलेगा। तो अगर प्री रीनल है तो प्री रीनल में कम सोडियम एक्सक्रीट होगा, बिकॉज हमारी बॉडी शॉक में होगी, तो हमारी बॉडी जितना हो सके उतना रिटेन करने की कोशिश करेगी सोडियम। दैट्स वाई यूरिन में कम निकलेगा। अक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में जो है मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी, मेम्ब्रेन डैमेज हो गई तो सोडियम जो है वो हमारी बॉडी रीएब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, इसलिए यूरिन में ज़्यादा जाएगी। और पोस्ट रीनल का कुछ नक्की नहीं, कभी बढ़ सकता है कभी कम हो सकता है, बट यहाँ पे ऐसे ही क्रिएटिनिन लेवल जो है वो प्री रीनल में इंक्रीज़ हो जाएगा, बिकॉज प्री रीनल में कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन निकलेगा, इसके वजह से क्रिएटिनिन। हम क्रिएटिनिन क्यों चेक करेंगे? यूरिन कॉन्सेंट्रेशन के लिए। तो फिर अगर 20 होगा मतलब यूरिन बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, 10 to 15 होगा यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, मतलब फिर ट्यूबुलर नेक्रोसिस है। बहुत सारा H2O भी निकलेगा और सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकलेंगे, बिकॉज ट्यूब्यूल्स जो है वो कुछ रीअब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रहे। दैट्स वाई FeNA का फॉर्मूला यूरिन सोडियम इंटू सीरम क्रिएटिनिन बाय सीरम सोडियम इंटू यूरिन क्रिएटिनिन, दैट इज़ यूरिन सोडियम बाय सीरम सोडियम एंड सीरम क्रिएटिनिन बाय यूरिन क्रिएटिनिन। अभी डायग्नोस्टिक अप्रोच ऑफ AKI, क्रिएटिनिन कितना बड़ा था बाय 0.3 mg/dl इन 48 आवर्स, एंड ओलिग्यूरिया यूरिन कितना कम हुआ था 0.5 ml/kg/hour इन मोर देन 6 आवर्स। अभी हमें फिर रीनल और ब्लैडर का USG कराना है, USG कराया, हाइड्रोनेफ्रोसिस आया, हाइड्रोनेफ्रोसिस आया तो हमें पोस्ट रीनल AKI हम सस्पेक्ट कर रहे हैं। अभी हम किडनी का USG देखा तो उसमें पोस्ट रीनल AKI। अब हम ब्लैडर देखेंगे और अगर ब्लैडर एम्प्टी हुआ तो फिर प्रॉक्सिमल ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी ऊपर ऑब्स्ट्रक्शन, एंड पोस्ट रीनल AKI हुआ तो फिर नीचे का ही ऑब्स्ट्रक्शन है। ये फॉलीस कैथेटर से इम्प्रूव हो सकता है और हमें इनलार्ज ब्लैडर दिखेगा। फिर हमें यूरिन सोडियम, यूरिन क्रिएटिनिन और यूरिन ऑस्मोलैलिटी लेना है। अभी FeNA लेस देन 1% आया, मतलब हम सस्पेक्ट कर लेंगे कि प्री रीनल AKI है। उसमें अब हमें HNP यानी हिस्ट्री और फिजिकल असेसमेंट करना है पेशेंट का, और उसका वॉल्यूम स्टेटस लेना है। अगर हाइपोवॉलेमिक हुआ तो डायरिया, वॉमिटिंग, या तो कोई प्रायर इंटेक वो सस्पेक्ट कर सकते हैं। हाइपरवॉलेमिया हुआ तो सिरोसिस ऑफ लीवर, एंड यूवॉलेमिया हुआ तो NSAIDs, AC, कोई ड्रग्स मेडिकेशंस ली होगी। अगर मोर देन 2% आया तो इंट्रारीनल, या इसमें ऑस्मोलिलिटी मोर देन 500, इसमें लेस देन 350। अभी मोर देन 2% आया मतलब इंट्रारीनल AKI, एंड इसमें भी हिस्ट्री एंड फिजिकल असेसमेंट करेंगे, यूरिन एनालिसिस करेंगे और माइक्रोस्कोपी करेंगे। तो BP कम है मतलब, और हमें यूरिन में नेफ्रोटॉक्सिन्स और मडी ब्राउन कास्ट दिखे तो एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। फीवर, रैश, यूरिन इओसिनोफिल्स दिखे तो अक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, या तो फिर हमने देखा था एलर्जिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। पल्मोनरी रीनल सिंड्रोम, उसमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ट्रीटमेंट में देखने अभी कॉम्प्लिकेशंस में हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैल्सेमिया, हाइपरफॉस्फेटेमिया, हाइपरमैग्नेसीमिया, हाइपरयूरेसेमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। CVS में कार्डियक एरिथमियाज बिकॉज K+ इंक्रीज हो गया। पल्मोनरी एडिमा, पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, GI हेमरेज, एंसेफेलोपैथी, यूरेमिया की वजह से एंसेफेलोपैथी, न्यूरोपैथी, सीजर्स। हेमेटोलॉजिक में एनीमिया, ब्लीडिंग, प्लेटलेट डिसफंक्शन एंड मिसलेनियस इन्फेक्शंस। प्री रीनल में IV फ्लूइड्स देंगे, मतलब हाइपोवॉलेमिया हुआ है, प्री रीनल है तो IV फ्लूइड्स देंगे, और बॉडी में ही सारा वाटर जमा हो रहा है, दैट्स वाई लूप डायूरेटिक्स देंगे हम। कार्डियो रीनल सिंड्रोम हो जाएगा इससे। अगर कार्डियो रीनल सिंड्रोम है तो IV फ्लूइड्स हमको अवॉइड करना है और लूप डायूरेटिक्स देने हैं ताकि इडिमा वगैरह सब सेटल हो जाए। एल्ब्यूमिन देंगे अगर हाइपोवॉलेमिया, क्योंकि वो वाटर को रिटेन करके रखता है। ऑक्ट्रियोटाइड जो होता है वो वाजोकंस्ट्रिक्शन कराता है। मिडोड्रीन वो सिस्टमिक वाजोकंस्ट्रिक्शन कराता है। तो ये सब हम हिपैटोरीनल सिंड्रोम में देंगे, इसमें IV फ्लूइड्स अवॉइड करेंगे। वाजोप्रेसर्स देंगे शॉक में, एंडोवैस्कुलर रिवैस्कुलराइजेशन के लिए करेंगे, बायलेटरल आर्टेरियल स्टेनोसिस में। और ये सब एजेंट्स को डिसकंटिन्यू करेंगे, ARBs, ACE,
The ARBs are angiotensin receptor blockers, AC angiotensin converting enzyme, NSAIDs, tacrolimus. इंट्रारीनल के केस में हाँ, अगर रैप्डोमाइलोसिस हो, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, यूरिया इंक्रीज हो जाए, मायोग्लोबिन इंक्रीज हो जाए, या तो नेफ्रोटॉक्सिन इंक्रीज हो जाए, तो IV फ्लूइड्स, मेडिकेशंस को डिसकंटिन्यू करना है, वैंकोमाइसिन, एम्फोटेरिन, एसाइक्लोविर, एमिनोग्लाइकोसाइड। ATN या GTN हो तो स्टीरॉइड्स और इम्यूनोसप्रेसर्स देने। पोस्ट रीनल में हमको यूरेथ्रल स्टेंट डालना है, परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टोमी करनी है, फॉलिस कैथेटर डालना है। BPH हो तो फॉलिस कैथेटर, और बाकी बायलेटरल नेफ्रोलिथियासिस हो जाए तो फिर यूरेथ्रल स्टेंट एंड परक्यूटेनियस नेफ्रोटोमी। बाकी हमको डाइटरी एडवाइस देनी है, डाइटरी प्रोटीन रेस्ट्रिक्ट करना है, हाइपर कैटाबॉलिक पेशेंट में इंक्रीज नाइट्रोजन इंटेक, रिस्ट्रिक्ट सॉल्ट इंटेक, विटामिन सप्लीमेंट्स को हमें देना है। देन कॉम्प्लिकेशंस का ट्रीटमेंट, हाइपरकेलेमिया के केस में K+ बाइंडिंग रेजिन्स देने हैं, लूप डायूरेटिक्स देना है। हाइपोवोलेमिया में लूप डायूरेटिक्स देना है। एंड रिफ्रैक्टरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस में हमको हीमोडायलिसिस करना है या हीमोफिल्ट्रेशन करना है, अगर हाइपरकैलेमिया, हाइपरवोलेमिया, यूरेमिया हो गया तो।